तक मेंटेन कर पाए। ऑल्सो इनिशियल डेज में थोड़ा आसान भी होता है, बट एक लंबे समय के बाद में सैचुरेशन आ जाता है कि हाँ ठीक है, ऐसा चल रहा है। हाँ, बहुत सारी एडवाइस एडवाइस मार्केट से, सोसाइटी से करने लगते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करने लगते हैं। वो थोड़ा सा डिसिप्लिन उससे मेंटेन करना है, उस स्टेज पर हमको मेंटेन करना है, तो ठीक हो जाएगा हमारा काम। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ बच्चों ने बाकायदा ऐसा लिखा जैसे कि वो राइटिंग उनका एक अच्छा पार्ट है, स्किल है, काफ़ी अच्छे वर्ड सेलेक्ट किए थे उन्होंने राइटिंग में, काफ़ी अच्छा सेंटेंस अरेंजमेंट था। तो कुछ बच्चों का एफर्ट्स बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो अच्छा लगा ओवरऑल, सभी लोगों के एफर्ट्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया। जो लोग अटेम्प्ट नहीं किए उनमें से बहुत कम क्राउड था, लेकिन बट ठीक था। तो जो लोग नहीं अटेम्प्ट किए वो एक बात याद रखें कि ये सोच के हमें नहीं लिखना है कि गलत लिखा जाएगा, खराब लिखा जाएगा, हमें आता नहीं है। आप सीखेंगे हम ऐसे ही, है ना, हमको आएगा ही ऐसे। मैं आपको बता दूं कार ड्राइविंग की कैसे की जाती है, किसको ब्रेक बोलते हैं, किसको क्लच बोलते हैं, स्टेयरिंग का ये काम होता है, इसका गियर बॉक्स का ये काम होता है। तो आप कार नहीं चला सकते जब तक कि आप सीट पर बैठ खुद उसको ड्राइव ना करें। तो वहीं से आपको थोड़ी गलतियां, एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है और एक अपना थ्योरेटिकल होता है। तो थ्योरेटिकल में मदद करेंगे, प्रैक्टिकल जितना समझेंगे उतना ही आपके लिए मदद होगा। आकांक्षी श्रीवास्तव थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना। मैं जानता हूँ थोड़ा हो जाता है इनिशियल डेज में आकांक्षा, तो बट कोशिश करें, कैमरा को ऑन करें, सभी लोग अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए। कैमरा को ऑन कर सकते हो वो ऑन कर लीजिए। उसके बाद में आप उसको म्यूट पर डाल दीजिए, किसको, वॉइस को हमेशा। अगर मुझे कुछ आपसे इंटरेक्ट करना भी होगा तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से, हम लोग म्यूचुअली आपस में कुछ डिस्कस कर सकते हैं कॉमन, ठीक है ना। तो ये एक टॉपिक है। थोड़ा सा कल का जो मैंने पढ़ा, आपको दो तीन चीजों की जो मैंने आपके आंसर्स पढ़े उनमें से एक चीज की मुझे कमी लगी, वो मैं थोड़ा सा आज वो वाला कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, उसके बाद में हम अपनी मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज वीडियो लिंक को ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए अपना, जिससे आपके हाव भाव नजर आए मेरे को थोड़ा, ठीक है ना। तो दो तीन चीजें देखने की, मैंने कल जो आपके आंसर्स देखे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट को मिस किया कि ये होना चाहिए, ये वाली अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में होना चाहिए। और वो कोई बहुत बड़ी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो सिर्फ एक चीजों को जानने के उसमें थी। तो हम देखते हैं कि क्या था। सबसे पहले जॉब्स में कितने टाइप्स की जॉब्स देखते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट में कौन कौन से सेक्टर्स में हमको जॉब्स अवेलेबल होती है, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ नॉर्मल वे में। तीन प्रकार की जॉब आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर मिलेंगी, तीन कैटेगरी की जॉब, ठीक है ना। एक होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जॉब मिलेगी आपको, अगर गवर्नमेंट में जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको जॉब करने को मौका मिलेगा। दूसरा मिलेगा स्टेट के अंदर आपको काम करने को मिलेगा, आप जिस भी स्टेट के अंदर रहते हैं उसकी अपनी एक गवर्नमेंट है, उसके अंडर में आपको काम करने का मौका मिलेगा। और एक दोनों के अंडर में काम करने का मौका मिलेगा, मतलब दोनों से गाइडेड होगी, इसको हम ऐसे बोले, दोनों से गाइडेड आपकी जॉब होगी, ठीक है ना। ये ये क्लासिफिकेशन हमने किस बेस पर किया, कोई भी क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो उसका कोई ना कोई बेस होता है, मतलब किस आधार पर करते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण। किसी भी चीज को डिवाइड करके देख रहे हैं तो हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे आपकी क्लास है, उसमें मैं
इस आधार पर वर्गीकरण भी कर सकता हूँ कि कितने लोग मेल हैं, कितने लोग फीमेल हैं, मतलब सेक्स बेस्ड डिटर्मिनेशन क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ। मैं आपके कॉम्प्लेक्शन के बारे में भी क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ कि कितने लोग श्याम वर्णीय हैं, कितने लोग गोरे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी वर्गीकरण, लंबाई के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकता हूँ। तो मतलब हर तरीके से डिवीजन का सेम आपकी क्लास को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है या क्लासिफाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने सरकारी नौकरियों को भी वर्गीकृत कर रखा है तीन कैटेगरी के अंदर। पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा होता है आपकी ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है ना, अखिल भारतीय सेवा। तो तीन प्रकार की आपको नौकरियां मिलने वाली हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, मतलब अगर हम समझने की दृष्टि से कहें, मोदी सरकार के अंडर में, जिसमें डायरेक्टली मोदी सरकार का इंटरफेरेंस होगा। दूसरा होगा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, करेक्ट है। और तीसरा होता है ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। अब ये वर्गीकृत किस आधार पर किया जाता है? अगर आपको भर्ती करने वाली, मतलब रिक्रूट करने वाली एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, वही आपको रिक्रूट करे, मतलब एग्जाम में भर्ती करे, आपको जॉब में भर्ती करे, रिक्रूट करे, और वही आप पे कंट्रोल करे, ठीक है ना। जैसे आपका ट्रांसफर करना, आपकी सारी चीजें करना, वो भी वही काम करे। भर्ती करने के अलावा आपका प्रमोशन करना, आपका ट्रांसफर करना, आप उन्हीं के उसमें करना, हाँ। तो वो जितनी भी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डर कंट्रोल मैनेजमेंट। तो आप ऐसे भारी भरकम शब्दों से हटके बस सामान्य तौर पर सोचिए कि कंट्रोलिंग करें, मतलब कंट्रोल, आप उसी के अंडर में काम करें थ्रू भी, तो वो आपको क्या कहलाएगी, उस सर्विस की जॉब करेगी जिसकी एजेंसी है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है, वो आपको भर्ती भी करती है, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट का के द्वारा ही आप पर कार्डर कंट्रोल किया जाता है, या आप पे कंट्रोल किया जाता है, आपके प्रमोशंस, ट्रांसफर, ये सारी चीजें जितनी भी होती हैं जॉब से रिलेटेड, तो वो आपकी जॉब उस कैटेगरी के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कहलाने लगते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे पूछूं, यूपीएससी नाम सुना है ना? क्या मैं सर 2 दिन से आपके ही मुंह से सुन रहे हैं ना? आपने नाम सुना होगा यूपीएससी। प्लीज अपना, आपको म्यूट पर रखेंगे सभी बच्चे, है ना? नीलेश त्रिपाठी, ठीक है। तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है ना, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है आपको रिक्रूट करने के लिए। तो इससे एक तय हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी भर्ती करने वाली एजेंसी है, ठीक है ना। स्टेट लेवल पे एमपीपीएससी जिसको आप बोलते हैं, स्टेट पे, करेक्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, आपको भर्ती कर रही है। उसका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग टीओपीटी, जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंडर में काम करता है, एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, उसके साथ में। तो वहाँ आपकी एक्चुअली में रिक्रूटमेंट होती है, और वहीं से आपका कार्डर कंट्रोल होता है कि आप भारत के किस एरिया में जाएंगे, कहाँ आपका कार्डर दिया जाएगा, तो सब उसी के द्वारा तय किया जाता है। इसका मतलब कंट्रोल आपका मैक्सिमम वहीं से होगा। तो कार्डर कंट्रोल यूपीएससी के माध्यम से होता है, और आपका पूरी उसकी जितनी भी जॉब है उसकी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री करती है। जैसे आईआरएस है, आईआरएस सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ठीक है ना, क्योंकि इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है। तो भर्ती भी यूपीएससी ने किया, और कंट्रोलिंग भी वहाँ की एजेंसी कर रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है। ऐसे ही स्टेट में होता है, स्टेट की कोई एजेंसी भर्ती करे, जैसे आपने एमपीपीएससी का एग्जाम दिया, तो एमपीपीएससी ने भर्ती किया, या व्यापम का दिया, या प्रोफेशनल बोर्ड का दिया, कोई मतलब वही इसका नाम बदल गया है। तो कोई भी एग्जामिनेशन आपने दिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कोई बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कोई बॉडी है, और बाद में कंट्रोल आपका स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। वो स्टेट गवर्नमेंट का ही सब्जेक्ट था, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो पुलिसिंग हो, पुलिस में भर्ती करना, मान लो पुलिस भर्ती कहाँ से होती है, या तो प्रोफेशनल बोर्ड एसआई उनका एग्जाम दोगे आप, या फिर बड़े लेवल पे डीएसपी वगैरह का एग्जाम दोगे, तो ये अथॉरिटी एमपीपीएससी हो या
प्रोफेशनल बोर्ड हो, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, और बाद में भर्ती होने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री इनको या एजुकेशन मिनिस्ट्री या कोई भी इसको रूल करती है, रेगुलेट करती है। तो आपका ट्रांसफर वगैरह भी स्टेट गवर्नमेंट से होता है, आप पुलिस में हो या किसी में हो, आपके माता पिता टीचर होते हैं, सब कुछ होते हैं, है ना, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो आप ये देख लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, इनका ट्रांसफर, इनका प्रमोशन, इनका डिमोशंस, इनके ऊपर किस तरीके का वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और भर्ती स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कहलाई जाएगी। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती है जिसको भर्ती तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन उस पर काडर कंट्रोल का, उसके पर स्टेट गवर्नमेंट का काम करते हैं। तो इस तरह की सेवाओं को हम ऑल इंडिया सर्विस बोलते हैं, है ना। स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट, भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट करती है लेकिन कंट्रोलिंग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है ना। जैसे आपने एग्जाम दिया, यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया, तो इस यूपीएससी किसकी बॉडी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी ने आपको क्या किया? रिक्रूट कर लिया, ठीक है ना। लेकिन रिक्रूट होने के बाद में ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के आपको स्टेटों के अंदर भेज दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट आपको रेगुलराइज करेगी, आप पे कंट्रोल करेगी, है ना, आपकी सारी चीजों को मैनेज करेगी, ट्रांसफर से लेके, पोस्टिंग से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, सब कोई काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, आपका रेगुलराइजेशन या कंट्रोलिंग आपका स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, तो आप ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर कहे जाएंगे। ठीक है। जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसी ही एक सेवा है कि जब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे यूपीएससी का, तो उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद में आप रिस्पेक्टिव स्टेट में चले जाएंगे और वहां पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको रेगुलराइज करेगी, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। आईएएस ऐसी ही एक सर्विस है। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये भी एक ऐसी ही सर्विस है। आपने देखा होगा आपकी कई बार स्टेट के अंदर कोई साउथ इंडियन आपके आईएएस बन के आए, कोई कलेक्टर बन के आए, कोई महाराष्ट्रियन आपके यहाँ पे कोई पुलिस सर्विस में आया है, कोई बड़ी टॉप आईपीएस ऑफिसर एसपी बन के आया है। कई बार आपने महसूस किया होगा। तो ये ऐसे ही होता है कि यूपीएससी ने इनको भर्ती किया था और इनको कहीं पे भी भारत में प्लेस कर दिया। अब उनके स्टेट गवर्नमेंट उनको मैनेज करती है, उनको रेगुलराइज करती है, उनको पोस्टिंग करती है, सारी चीजें करती है। तो आईपीएस भी एक ऐसी ही ऑल इंडिया सर्विस है। दूसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, ये भी एक इसी तरीके की सर्विस है। करेक्ट है। इसके माध्यम से भी आप लोगों को इसके बारे में ही पता चलता है। मेरी आवाज सही से नहीं आ रही होगी यार? अभी आ रही है? हाँ आएगी। थोड़ा सा आप अपने इंटरनेट कनेक्शंस को भी थोड़ा सा ठीक कर लेंगे तो अच्छी तरीके से बात पहुंच भी जाएगी और हमारा बात बन भी जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई। ऑल इंडिया सर्विस मतलब रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और कंट्रोलिंग किसके द्वारा? और कंट्रोलिंग किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वेरी गुड, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको बोलेंगे हम ऑल इंडिया सर्विस। कौन कौन सी हैं? तीन ही हैं अभी तक भारत में, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीन ही सर्विस है ना। तो आप याद रखना भी आसान होता है। तीन ऑल इंडिया सर्विस है। इसके अलावा यूपीएससी के द्वारा जितनी भी सर्विस है कंडक्ट कराई जाती है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कहलाई जाएंगी, और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी जितनी भी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो सब स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स कहलाई जाएंगी। इजीली क्लासिफाइड, किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है, क्यों किया गया है, किस तरीके से किया गया है, बिल्कुल क्लियर है। करेक्ट, वेरी गुड, गुड। तो ये इस तरीके से हमें छोटी छोटी सी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो कई बार हम
छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो सब काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना? तो मेरा यही फोकस रहता है कि छोटी छोटी चीजों पर क्लैरिटी बन जाए। अमूमन तौर पर मैंने देखा है, एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं दिल्ली में था, एक क्लास ले रहा था। तो मैंने पूछा आपकी क्लास में, मैं नया था उस क्लास के अंदर। मैंने पूछा कि आपकी क्लास के अंदर इस बार किसको लगता है कि ये सिलेक्ट हो जाएगा? तो सबने दो बच्चों की तरफ उंगली कर दी कि ये लोग 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं बड़े अचरज में था, इतनी बड़ी क्लास में सब लोगों ने इन दो लोगों के लिए क्यों किया? तो देखने में आया कि जो बाकी के बच्चे थे वो लगभग ये मान चुके थे शायद कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना? मैंने कई बार उनके बहुत सारे अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैं आपको कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, उनके पेरेंट्स से मिला। तो एक चीज कई बार आती है कि हम 10th तक अच्छा परफॉर्म किए, 12th तक अच्छा परफॉर्म किए, उसके बाद में बात बिगड़ गई, ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इतने अच्छे मार्क्स नहीं लेके स्कोर कर पा रहे हैं। एक बार हमेशा देखिए, 8वीं तक अच्छा पढ़ता था, फिर नहीं पढ़ा, तब से ये करता था, ये नहीं होने लगा बाद में। तो देखा कि एक मेहनत करने की जो क्षमता होती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रगलिंग एटीट्यूड, वो कई बार बच्चों का गिर जाता है। एटीट्यूड गिर जाता है, स्ट्रगलिंग एटीट्यूड गिर जाता है उनका। वो ऐसे ही नहीं, वो इसी कारण से होता है कि कई बार हम छोटी छोटी चीजें नहीं समझ पाते हैं और उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो धीरे धीरे हमको बड़ी चीजों को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। और जैसे ही हम बड़ी क्लासों की तरफ मूव करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तरफ मूव करते हैं, तो धीरे धीरे वही चीजें हमें, छोटी छोटी चीजें बहुत समस्या देने लगती हैं। जब समस्या देने लगती है तो हम एक समय तक लड़ते लड़ते उनसे हार के बैठ जाते हैं कि नहीं, अब हमसे ये हो नहीं पाएगा। तो मैंने ये नहीं देखा कि वो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, वो मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट उनका स्ट्रगलिंग एटीट्यूड उनका थोड़ा सा चला गया है। तो हम हमेशा कुछ नहीं करें, अपने बेसिक्स पर ध्यान दें और स्ट्रगलिंग एटीट्यूड को रीगेन करें। छोटी छोटी चीजों पर अपनी पकड़ बनाएं, उनकी समझ विकसित करें, तो धीमे धीमे आपको लगेगा कि सबके अंदर वो बात आ गई है कि वो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, या उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये सारी चीजें करना। लेकिन क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें उनको एक बड़े ऑब्जेक्टिव से बहुत बड़ा ज्यादा डेविएट कर देती है, बहुत ज्यादा उनको विलगित कर देती है, अलग ले जाती है। समझ आया आपको मेरी बात? तो हमेशा छोटी छोटी चीजों को पूछने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतेंगे, है ना? पूछ लेंगे। कई बार इन छोटी छोटी चीजों के मायने नहीं पता होते, हमको ये लगता है हम पूछेंगे तो बड़ा बेकार लगेगा। आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं कोई भी प्रकार की चीज, बिना किसी शर्म और हया। एक बात दिमाग में रखिए, तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आप एग्जाम को में सक्सेस हो जाएंगे, 100% सक्सेस हो जाएंगे, आपको मिलेगा। आईएएस बन जाएंगे ये मैं नहीं कह सकता। इंडियन फॉरेन सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, स्टेट में होता ही नहीं है। इंडियन फॉरेन सर्विस, मैंने कहा, उसको रेगुलराइज स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी करती है ना? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मैनेज करता है, इसलिए वो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होगा। फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, ये ये ऑल इंडिया सर्विस होगी, क्योंकि यूपीएस सेम एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है, सेम बॉडी करवाती है। और दूसरा, इसको रेगुलराइज कौन करता है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट करती है ना? तो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर ये मिनिस्ट्री होती है, वो आप उसको मैनेज करती है सारी चीजों को, ट्रांसफर से लेके, नई पोस्टिंग से लेके, डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके। ठीक है ना? तो वही मैं बताता हूँ, आप छोटी छोटी चीजों को पूछते रहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी लेता हूँ, है ना? तो वो आपका सारा, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पे भी कैसा भी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर। हाँ, ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी चीजों को, बस आपसे जो बोला जाए आपको वो काम बिल्कुल करना है। ठीक है ना? आपको वो अर्जुन बनना है। ठीक है ना? तो मैं कृष्ण की तरह कोचिंग कर सकता हूँ। अगर आप अर्जुन नहीं बन पाएंगे तो फिर मेरा कोच बनना
वो थोड़ा सा बेकार ही रहेगा। करेक्ट है? तो मैंने आपसे बोला था कि आप लोगों को अपना वीडियो लिंक ऑन करना है ना? वीडियो वीडियो को ऑन करना है, बाकी ऑडियो म्यूट पर रखें। ठीक है ना? जिन लोगों के पास में गुड इंटरनेट कनेक्शन है वो इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है ना? और इंटरनेट कनेक्शन ले ही लीजिए ना, आज की डिमांड ही है। अच्छा इंटरनेट, अच्छा ब्रॉडबैंड ले लो, 600-700 रुपए तो महीने का मिल जाता है ना? तो क्यों अननेसेसरी इसमें डेटा और उसके चक्कर में पड़ते हो? काफी बड़ा डेटा मिल जाएगा आपको। तो अब आगे क्या लाइफ ऐसा ही है, 21st सेंचुरी ऐसी ही चलनी है तो बिल्कुल चलेगी ही ऐसी। उसके लिए प्रिपेयर करो अपने आप को, बदलते दौर में बदल जाओ। चार्ल्स डार्विन ने एक बात की थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना? प्रकृति हमेशा उस चीज का वर्ण कर लेती है। कनेक्शन बहुत स्लो है, कोई बात नहीं, जिनका कनेक्शन बहुत ज्यादा स्लो है उनके लिए नहीं है बात ये। उनके लिए है जिनके पास में अच्छी इंटरनेट स्पीड है। ठीक है ना? ठीक है ना? जिनका स्लो है मैंने उन्हीं के लिए बता रहा हूँ कि आप अपने लिए यहाँ पे ब्रॉडबैंड का अरेंजमेंट कर लीजिए, किसी तरीके से डोंगल्स आते हैं। ठीक है ना? अगर आप कहीं उसमें तो वो भी कर सकते हो, तो उनमें भी अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है आपको, अगर आपका नेट अच्छा आता है, उसका कनेक्शन है ना, सिग्नल्स अच्छे आते हैं तो वो हो जाएगा। सर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, कौन सा क्वेश्चन था आपका? बोलिए। राकेश। हाँ बोलिए। सर इसका अलग से एग्जाम होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस का। इनिशियल स्टेज में पहला पेपर प्रीलिम्स क्वालिफाई अलग से नहीं, एक ही एग्जाम के साथ में होता है, यूपीएससी के एग्जाम से। ठीक है ना? प्रीलिम्स का पेपर सेम होगा, दोनों का एक ही पेपर होता है। उसके बाद में मेंस के पेपर अलग होंगे, उसके सब्जेक्ट अलग होते हैं, उसकी फील्ड की स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, जिसमें जूलॉजी बॉटनी, वो एग्जामिनेशन यहाँ पे भी हो सकता है, बट वहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक पेपर और ऐड हो जाएंगे, तो मेंस एग्जामिनेशन में डिफरेंसेस मिलेगा, है ना? बॉडी सेम है, जो एग्जाम को कंडक्ट कराएगी वो है यूपीएससी। ठीक है ना? पहला पेपर कॉमन होगा दोनों का। ठीक है ना? अलॉन्ग विद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। ठीक है ना? बाकी हो जाएगा। ठीक है ना? तो हाँ, इस तरह से पूछते रहिए, सारी चीजें हम आपकी हो जाएंगी। तो वही मैं बता रहा था। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने स्ट्रगलिंग एटीट्यूड को थोड़ा सा बढ़ाना। हम स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा, जो थोड़ा सा है उसमें थोड़ी सी चर्चा आज कर लेते हैं। होपफुली अभी तक जो मैंने समझाया वो आपके लिए थोड़ा सा मददगार रहेगा, आपको जीवन को, सारी चीजों को नई तरीके से देखने के लिए। ठीक है ना? तो हर तरीके से बदलते रहिए, अपना नजरिया बदलते रहिए हर टाइम पीरियड में। ठीक है ना? समय बदलता है तो नजरिया बदलता है। मैंने वही एग्जाम्पल दे रहा था, सॉरी आई फॉरगेट, कि मैं चार्ल्स डार्विन के एग्जाम्पल दे रहा था, इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है ना? उन्होंने एक किताब लिखी थी आपकी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर। ठीक है ना? तो उसमें लिखा था प्रकृति उन चीजों का वर्ण कर लेती है जो उसके मुताबिक अपने आप को बदल लेते हैं। ठीक है ना? प्रकृति में बदलाव हमेशा होता रहता है। कहते हैं दुनिया में एक ही चीज है जो बदलती रहती है, जो कांस्टेंट है, और वो है चेंज, अचर है। मतलब कुछ हो ना हो, बदलाव जरूर होगा। प्रकृति अपने आप को हर समय बदलती रहेगी, हर क्षण अपने आप को बदलती रहती है। बस ये बदलाव धीमा होता है, बहुत धीमा होता है। बहुत तेजी से होने वाला बदलाव हमेशा विनाशकारी होता है, लेकिन धीमा बदलाव हमेशा होता है। जैसे पहाड़ों का बनना, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे या उसमें जाना, पहाड़ों का बनना भी एक धीमा बदलाव है, नदियों का बनना भी एक धीमा बदलाव है ना? झरनों का बनना, इसीलिए प्रकृति में ये लाभप्रद है, बेनिफिशियल है ना? अचानक से हिमालय पर्वत नहीं बन गया, बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा। ठीक है, तब जाकर ये पर्वत बना। धीमे धीमे परिवर्तन हो रहा था तभी तो बड़ा। तो धीमा परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमको बहुत ग्रेजुअली, जैसे जैसे चेंजेस होते हैं नेचर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमको बदलते रहना है। अगर हम बदलेंगे नहीं तो प्रकृति हमें नष्ट कर देगी। ठीक है ना? इसी को बोलते हैं हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन ने बोला था, मैंने नहीं बोला। ठीक है ना?
सर इंटरव्यू फाइनल एग्जाम होता है, हाँ बिल्कुल होता है, इंटरव्यू फाइनल एग्जाम होता है। ठीक है, इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के बाद में सीधा आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में जाओगे या फरीदाबाद में जाओगे या हैदराबाद में जाओगे, जहां आपको जिस भी जॉब के लिए आप चुने गए हैं उसके लिए। ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं, आज पॉलिटी के बारे में बात करने की स्टार्ट करते हैं। एक सब्जेक्ट के तौर पर मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको थोड़ा सा मैं नेक्स्ट जो अभी हमारा सेशन होगा, जो टाइम आउट होगा पहला सेशन, उसके बाद मैं भी इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि हमारा, जिससे आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए उस टॉपिक के बारे में, थोड़ी सी एक अच्छी समझ विकसित हो जाए, तो इसको लेकर हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया जनरल स्टडीज में आपके 5-6 कोर सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है ना। एक तो आपका हिस्ट्री कोर सब्जेक्ट रहेगा। हिस्ट्री के भी कई सारे बाइफरकेशन है, एंशियंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उसका एक पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी, उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस आएगा। तो ऐसे कुछ बाइफरकेशन उसके अंदर सब पार्ट मिलेंगे आपको। ऐसी ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसके अंदर अभी आपको 3 से 4 बाइफरकेशंस मिलेंगे। जैसे पहला होगा फिजिकल ज्योग्राफी का होगा। ठीक है ना। दूसरा होगा उसी का इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट होगा, उसी फिजिकल ज्योग्राफी की नॉलेज को इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके इंडियन ज्योग्राफी एक उसका पार्ट होगा। तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी होगा, ट्राइबल एरिया किस रीजन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारी चीज़ों को। ह्यूमन ज्योग्राफी। चौथा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेके सारी चीज़ों को आपको देखेंगे कि कहाँ किस तरीके से किस रीजन के अंदर पॉसिबल हो सकता है। तो वो सब जब तक आपको ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं होगी तब तक ये वाली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो ये इनका इम्पोर्टेंट होता है। तो 3 से 4 बाइफरकेशन यहाँ पे मिल गए। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे तो मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स एक टॉपिक मिलेगा और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत माइन्यूट होगा, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट होगा। तो ये छोटे छोटे से बाइफरकेशन, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पर इमर्ज हुआ है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये भी एक फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अलावा अभी मैं आपसे कहूँ, एक पॉलिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट इमर्ज होके आया है, ये सब्जेक्ट है पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पॉलिटी में आपको ये जीएस पेपर 2 के अंदर मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। आप स्कोर कर सकते हैं इसमें अगर आपके पास में अंडरस्टैंडिंग हो। तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है आपका। तीसरा आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, थोड़ा सा इससे अलग है, बट आपको इसकी नॉलेज ज़रूरी है पॉलिटी की। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा कोर सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दिलाता है। सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी अपने आप में एक बड़ा सेगमेंट है। तो कुल मिला के इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज, है ना। तो जब आपकी तैयारी खत्म होगी, ये वाली तैयारी, तो आपके पास में एक अच्छा हिस्ट्री का नॉलेज होगा, एक अच्छा ज्योग्राफी का नॉलेज होगा, एक आपके पॉलिटी का नॉलेज होगा, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी होगी, एक बेहतर तरीके से जानकारी होगी। जानकारी हो सकता है भी इन सभी चीज़ों के बारे में हो पहले से, थोड़ा थोड़ा कहीं से जानते भी हो, लेकिन बट नजरिया अलग होता है, किसी चीज को देखने का नजरिया अलग होता है। एक आम आदमी की तरह भी हम चीजों को देखते हैं और एक स्टूडेंट और उसके एक्सपर्ट होने के नाते भी चीजों को देखते हैं। आप पान वाले से भी बात कर सकते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध किस तरीके के हैं, चीन से भारत के संबंध कैसे हैं। तो वो भी कुछ ना कुछ तो बोल ही देगा उस पर कि हमारे खराब है, हमारे अच्छे हैं, वो बेकार है, ये मदद है, हमारा अगर युद्ध हुआ तो कौन हमारी मदद करेगा कौन नहीं करेगा। तो दिस इज ओल्ड नॉलेज, मतलब इसको कह सकते हैं ये पुराना तरीका होता है, पुरानी नॉलेज है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। आपको जो नॉलेज चाहिए वो एक एक्सपर्ट की नॉलेज चाहिए, कि जिसमें आपको ये पता चले कि क्यों, अगर हमारे लिए ये कंट्री बेनिफिशियल है तो क्यों है, इसका हमारे साथ में क्या कोरिलेशंस है। ठीक है ना। तो इसके साथ में हम कौन कौन सी चीज़ों का ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमारे साथ में इसके फ्रेंडलियर रिलेशंस क्यों है। है ना। तो वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक वो हमें एक्सपर्ट वाला नॉलेज नहीं मिलेगा। और एक हम ऑर्डिनरी माइंडसेट से, जो हमारे घर में इतिहास, मैंने बताया हिस्ट्री है, हिस्ट्री घर में हर कोई व्यक्ति जानता है ना। कोई ना कोई आपको बिना हिस्ट्री पढ़े, जिसने 10वीं के बाद भी हिस्ट्री ना पढ़ी होगी, वो भी कुछ ना कुछ बोल ही देगा उसके बारे में, ये ऐसा था और गांधी ने ऐसा किया और नेहरू ने ऐसा किया और वो फलाने ने ऐसा किया, ठिकाना ने किया। दिस इज नॉट अ हिस्ट्री, दिस इज कॉल्ड अ मिस्ट्री, गॉसिप्स, है ना। तो हमें एक एक्सपर्ट की तरह हिस्ट्री को पढ़ना है।
कि उसका क्या पैराडाइम है। हमें एक नॉर्मल कॉमन मैन की तरह चीज़ों को नहीं देखनी है, वो एक अलग पैराडाइम होता है। हमको एक एक्सपर्ट की तरह चीज़ों को देखनी है, स्पेशलिस्ट की तरह देखनी है। तो वो इसमें एक थोड़ा-सा डेवलपमेंट में टाइम लगता है, जिसको हम सीखते हैं। और आप आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं, ऐसा डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? आप मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं ना, मैं हूँ ना आपके लिए। आपको क्या करना है कलेक्ट करने के लिए? उसके बाद में कुछ मैं सोर्सेज़ बताता जाऊँगा कि कैसे-कैसे सोर्सेज़ वगैरह हैं, कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है ना? तो हम लोग किस लिए आएँगे? आपके कोच बन के यही काम करेंगे, आपको सही चीज़ें देने का काम करेंगे, ठीक है ना? तो हम हैं ना, भाई फियर व्हेन आई एम हियर, मैंने बोला, डर किस बात का जब मैं यहाँ हूँ आपके साथ में। तो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं सोचने का है, ठीक है ना? तो हम स्टार्ट कर रहे थे पॉलिटी सिस्टम के बारे में। तो इसी में से एक सेगमेंट हमने चुना है और इसके बारे में हम इसके एक आध टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश करते हैं अगले 2 से 3 4 दिनों में, ठीक है ना? 3 से 4 दिनों तक ये टॉपिक सेम कंटिन्यूशन में चलने वाला है, ठीक है ना? जिसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? बहुत कंटिन्यूशन में चलेगा। तो यहाँ से हमें रेगुलरिटी को मेंटेन करना है। अगर हम मतलब अटेंड करें क्लास को तो रेगुलर वे में करें, 3 से 4 दिन लगातार वे में करें, तभी हमें एक बेहतर समझ विकसित हो पाएगी टॉपिक के बारे में। एक दिन आकर एक दिन जाकर नहीं होगा, कि कई बार होता है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम आती है लॉगिन करने में, पहली बार का एक्सपीरियंस है ना? ये इस तरीके की चीज़ों को जानने का, इस तरीके की चीज़ों को करने का। ये सब आप लोगों के लिए पहला एक्सपीरियंस नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए पहला एक्सपीरियंस है ना? किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके की कोई क्राइसिस आएगी और इस तरीके की हमें चीज़ों को करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया, प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं, बदलाव के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग नेचर नहीं बदलेगा, नेचर के अकॉर्डिंग आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है ना? तो रिक्वायरमेंट अभी है, थोड़ा-सा हम बदल के अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा, ठीक है ना? बार बार बच्चों का लॉग आउट हो जाता है, इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना? बहुत सारे टीचर होते हैं जो कुछ कुछ बोलेंगे आपको, ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। नहीं, आपको अपने रैशनल माइंड से चीज़ों को देखना है, मतलब आपके अपने बौद्धिक से। कोई हो ना हो, आपका किस पर विश्वास करें ना करें, अपने दिमाग पर ज़रूर विश्वास कीजिए, ठीक है ना? वो आपके साथ में हमेशा रहेगा, ठीक है ना? तो वो हमेशा मैनेज करते रहिए आप लोग, ठीक है ना? तो आप बार बार लॉग इन हो जाते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं, वो टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, इंटरनेट का प्रॉब्लम है अभी। बर्डन भी बहुत ज़्यादा है इंटरनेट के ऊपर, हमारे देश में सबसे ज़्यादा, ठीक है ना? तो वो एक इशू रहेगा, लेकिन बट धीरे धीरे हम इसको रिजॉल्व करें। और कोई भी चीज़ ग्रेजुअल होती है यार, मैंने बताया ना, जो फास्ट होती है एकदम तेजी के साथ में, वो नुकसान वाली होती है, विनाशात्मक होती है, ठीक है ना? इसीलिए ये 10 डेज तक के लिए हमने क्या किया, आपको यूज टू होने के लिए ये 10 दिन का हमने क्या दिया आपको, एक ब्रेक पीरियड दिया है, ठीक है ना? जिसमें आप अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे, अपनी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, इस तरीके की स्टडी के लिए, इस तरीके की फैकल्टीज के लिए, सारी चीज़ों के जानने के लिए, तो आप एडजस्ट करेंगे अपने आप को, है ना? तो वो सारी चीज़ें रहेंगी आपके साथ में, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि देयर इज ए वन पैराडाइम इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इसका एक पैराडाइम है, पॉलिटी का पैराडाइम एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये उठता है कि वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लिए या दुनिया में। अभी हम अपने लिए तो स्पेसिफिक बाद में बात करेंगे, पहले दुनिया में ही इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरत पड़ता है। आप मुझे कोई भी एक चैट बॉक्स में ये बता सकता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? बेसिक नॉलेज, बेसिक सा क्वेश्चन है, बता सकते हैं क्या? 26 जनवरी 1950, सही बात है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू हुआ। इसका मतलब ये है, हाँ ठीक है ठीक है, 26 जनवरी 1950, वेरी गुड। लेकिन मेरा आपसे एक रिपीटेड
क्वेश्चंस मैं फ्रीक्वेंटली आपसे कर रहा हूं कि इससे पहले 26 जनवरी 1950 से पहले क्या देश में संविधान नहीं था क्या? और हमारा देश बिना संविधान के चला? क्या था वो संविधान? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट संविधान था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले कैसे चलता था देश? तब बिना संविधान के चलता होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, ये तो एक टाइम पीरियड में है। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिट्स इंडिया एक्ट 84। मैंने भाई वही तो बोला है ना। इससे पहले कैसे चलता था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिट्स का इंडिया एक्ट चार्टर एक्ट है, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। बाद में बताऊंगा आपको जब सब्जेक्ट हिस्ट्री के अंदर पढ़ाऊंगा। गवर्नर जनरल रूल करते थे। गवर्नर जनरल से पहले गवर्नर जनरल तो रूल करते थे ना, रूल तो आज भी कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। आज भी हमारे नरेंद्र मोदी जी रूल कर रहे हैं, लेकिन तब भी तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारे पास। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि उस समय जब गवर्नर जनरल रूल करते तब कॉन्स्टिट्यूशन था कि नहीं? पहले राजा पहले राजा से था। तो राजा तो रूलिंग अथॉरिटी है ना, जैसे आज हमारे यहाँ मोदी जी अथॉरिटी है। लेकिन फिर भी हम रेगुलराइज कर रहे हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से देश को रेगुलराइज किया जाता है कि नहीं? कॉलोनाइजेशन, अरे अरे मेरे, कॉलोनाइजेशन तो बात का सब्जेक्ट है। कॉलोनाइजेशन तो एक फॉर्मेट है जिसमें उन्होंने हमको कंट्रोल किया, रूल किया। तब देश में कोई संविधान था, कोई व्यवस्था थी? अरे रूल में आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या मेरे पास में कुछ गाइडिंग रूल्स हैं जिसके माध्यम से, जिसके आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं? नहीं था। तो पूरी व्यवस्था वैदिक पीरियड से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके अब तक बिना संविधान की थी। पहली बार 1950 में हमें संविधान मिला, तब हमारा देश ठीक ठाक चलने लगा। तो जब इतने सालों से हम ये काम करते चले आए, तो आगे भी कर लेते, काय को बना लिए संविधान? 26 जनवरी 1950 के दिन से क्या उस समय अच्छा हो गया या उस समय खराब था? या उस समय ठीक था या इस समय वो था? और दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने आंसर ऐसा किया है, इसलिए मैं एक और प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। क्या हर देश में संविधान का होना जरूरी है? क्या हर देश में संविधान का होना जरूरी है? प्रश्न ये है कि अभी तक हम सोच नहीं पाए इस तरीके से क्वेश्चंस को। लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना जरूरी था, तो उस जमाने में जरूरी नहीं था, अभी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्राइम को रोकने के लिए। तो मतलब उस जिस जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उस जमाने में क्राइम कंट्रोल तो होता ही नहीं होगा। सर तब भी तो था, तो क्या था वो कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ उसका एक आध आर्टिकल, कोई पहचान उसका, प्रीएम्बल, इसका कुछ तो बताओ उसके बारे में, अगर वो था उस जमाने में तो। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जरूरी है, हाँ सही बात है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जरूरी है। इससे पहले मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी नहीं था किसी भी फॉर्म में। ठीक है ना? हाँ अंशुल जैन, डेमोक्रेटिक फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, बाकी किसी फॉर्म में नहीं। मोनार्की और डिक्टेटरशिप में जरूरी नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन हर काल में जरूरी है, लेकिन जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन माने पहले तो इसका मीनिंग समझ पाएंगे, तभी तो समझ में आएगा। ठीक है ना? देखो,
कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता था गाइडिंग प्रिंसिपल। आज का कॉन्स्टिट्यूशन और तब के कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर है। करेक्ट है। आज जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते थे वो बेसिकली मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशंस होता था। हम लोगों के द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि पहले की सोसाइटी में जो रूल करते थे, चाहे वो मोनार्की का रूल हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप का रूल हो, चाहे वो कोई भी टाइप की मोनार्की हो, ओलिगार्की हो, कुछ भी हो, थियोक्रेसी हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का फॉर्मेट हो, लेकिन वहाँ बहुत सी सारी ऑब्जेक्टिव रूलिंग है, वो पूरी तरीके से किसके अंडर में काम करती थी? वन डिक्टेटर के अंडर में काम करती थी। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन भले ही नहीं था, लेकिन वो हिडन गाइडिंग प्रिंसिपल जरूर एग्जिस्ट करते थे, और वो थे रिलीजन के। क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजन का इम्पैक्ट जरूर था, तो लोग उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करते थे। रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका क्या मतलब है? ये तो डेफिनेशन है ना, आज के मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है। बताएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है ना, ये तो हम बताएंगे ही ना आपको। ये तो उस समय भी काम करता था, गाइडिंग प्रिंसिपल्स के तौर पे काम करता था। राजा को बताते थे कि धर्म की के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए राजा को। उस धर्म की व्याख्या पुरोहित पंडित करते थे, है ना। आपने कहानियों में भी सुना होगा, राजा रामचंद्र के जमाने में भी लॉर्ड रामा कि उनके गुरु होते थे, वो बताते थे कि ये धर्म युक्त है, ये धर्म युक्त नहीं है। उनको इस चीज की शिक्षा दी जाती थी। हालांकि ये बात अलग है कि वहां पर जो गवर्नमेंट के फॉर्मेट थे, चाहे वो जुडिशरी का फॉर्मेट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे वो लेजिस्लेचर का हो, वो तीनों कलेक्टिव काम करते थे। मतलब तीनों अलग अलग ना होकर एक ही रूप में काम करते थे। वो राजा का काम होता था। तो राजा ही चीफ जस्टिस की भूमिका में था, राजा ही प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में था, और राजा ही एक पार्लियामेंटेरियन की भूमिका में था। तो राजा ही सब कुछ कर लेता था, रूल भी वही बना लेता था, इम्प्लीमेंट भी वही करवा लेता था, और न्याय भी वही कर देता था। उसमें क्या होने लगा? गड़बड़ होने लग गई। एक ही व्यक्ति अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगा, तो वो डिक्टेटर बन गया। ऐसा नहीं है कि राजा हमेशा डिक्टेटर हो, लेकिन उसकी इस सिस्टम की एक कमी थी। क्योंकि धर्म के अनुसार ये व्याख्या कर दी गई थी, मतलब उस समय के संविधान के अनुसार, कि राजा के बेटा ही राजा होता है। अब राजा का बेटा राजा होगा, अब बस बेटे के बारे में पता नहीं है कि वो कल्याणकारी होगा कि दुराचारी होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन संविधान ने कहीं ना कहीं उस समय संविधान को इस तरीके से डिफाइन कर दिया गया था, चूंकि वो धर्म था, कि राजा का बेटा राजा होता है। अब देखिए, अब हम डिसकंटिन्यू हो जाएगा हमारा क्लास विद इन 3 मिनट्स, क्योंकि हमारी टाइम लिमिट हो चुकी है अभी। तो इसके बाद में हम दोबारा से जब लॉग इन करेंगे, दोबारा से जब आएंगे, ठीक है ना, तो हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। तो सभी लोग प्रॉपरली टाइम पीरियड के अंदर एडमिट हो जाना। सभी लोग प्रॉपरली टाइम पीरियड, क्योंकि अभी हम जो मैं आपको अभी हम ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूड हो जाएंगे, बट हमको सेकंड हाफ से अपना जो 5 मिनट के ब्रेक के बाद में आप लोग पानी वानी पी लेना, और उसके बाद में वापस से जब लॉग इन करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो 5 मिनट के बाद में आपको लॉग इन कर लेना है, और सभी लोग करना, जिससे हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू हो जाएगा। हम अगले पीरियड में भी इस तरीके की बात करेंगे और आगे लेके जाएंगे आपको एक बेसिक टॉपिक्स की तरफ, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हम डिटैच हो जाएंगे, थोड़ा सा अपने आप में हमको बाहर होना पड़ेगा इस मीटिंग रूम से, तो वापस से लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं ही आपको, क्योंकि टाइम हो चुका है, हम डिटैच करके वापस से मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। 5 मिनट के बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, हम इसको एंड करते हैं, आप लोग भी एंड कर लीजिए मीटिंग को, और 5 मिनट के बाद में हम लॉग इन होना स्टार्ट होते हैं वापस से, ओके।